Hello my dear friends, my name is Nandini and welcome back to my YouTube channel। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ A to Z इजिप्ट का ट्रैवल गाइड। वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, फ्लाइट्स बुकिंग, बेस्ट टाइम टू विजिट, आइटनरी एंड सम बोनस पॉइंट, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाई यू शुड विजिट इजिप्ट। इजिप्ट एक ऐसी जगह जहाँ पे हिस्ट्री के साथ साथ एडवेंचर भी देखने मिलता है। यहाँ के द ग्रेट पिरामिड्स और स्पिंक्स जो कि 7 वंडर्स में से एक रह चुके हैं, उन्हें देखते ही ऐसे लगता है कि वक्त रुक सा गया है। अबू सिम्बल, लग्जर, करनार्क, ये जो एंशियंट टेम्पल्स हैं, इनके हर एक वॉल पे लिखी है हज़ारों साल पुरानी कहानियाँ। और यहाँ पे हिस्ट्री के साथ साथ आपको एडवेंचर भी कमाल का मिलेगा, जैसे कि डेजर्ट के अंदर एटीवी राइड, लग्जर के वेस्ट बैंक पे हॉट एयर बलून राइड, ग्रेट पिरामिड्स का पैनोरामिक व्यू लेते हुए कैमल राइड, स्कूबा डाइविंग इन रेड सी और रेड कैनियन के स्टनिंग व्यूज़, ये सब आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने मिलेगा। और सबसे हार्ट टचिंग चीज़ जो मुझे लगी वो है न्यूबियन विलेज। आप यहाँ पे लोकल लोगों के साथ रह के उनका कल्चर फील कर सकते हैं। उनके रंगों से और मुस्कुराहट से इजिप्ट और भी खूबसूरत लगने लगता है। चुरी चुरी चुपके चुपके। तो अगर आप एक ऐसा डेस्टिनेशन चाहते हो जहाँ पे हिस्ट्री, कल्चर, एडवेंचर और थ्रिल सब एक साथ मिले, तो आपको इजिप्ट ज़रूर जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इजिप्ट का प्लान कैसे करें। पॉइंट नंबर 2, बेस्ट टाइम टू विजिट इजिप्ट। इजिप्ट विजिट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक। इस समय जो वेदर होता है बहुत ही कूल और प्लीजेंट होता है साइट सीइंग के लिए। इस ड्यूरेशन में भी सबसे बेस्ट टाइम है दिसंबर टू जनवरी, और ये सबसे पीक सीज़न भी है। तो अगर आपको इस सीज़न में जाना है तो फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग आप एडवांस में ही करके रखना, क्योंकि इस समय हर चीज़ के रेट जो होते हैं हाई होते हैं। अगर आपको क्राउड और प्राइस से बचना है तो फिर आप मार्च और अप्रैल में विज़िट कर सकते हैं, तब ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा। बट अप्रैल के बाद गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा वेदर जो होता है बहुत ह्यूमिड हो जाता है, गर्मी होती है, तो शायद कंफर्टेबल ना रहे साइट सीइंग के लिए। और हम लोग भी गए थे दिसंबर 2025। पॉइंट नंबर 3, फ़्लाइट्स बुकिंग। इंडिया में किसी भी सिटी से डायरेक्ट फ़्लाइट इजिप्ट के लिए नहीं है, कायरो के लिए। तो आप जहाँ से भी, जैसे बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, जहाँ से भी आप फ़्लाइट बुक करें, आपको वाया फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी, जैसे कि अबू धाबी, दोहा, टर्की, ऐसे कंट्री से आपको वाया फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी। तो हमने जो फ़्लाइट बुक की थी वो थी मुंबई टू अबू धाबी टू कायरो। ज़रूरी नहीं कि आप कायरो ही करें, कायरो हब है, बट आप लग्जर, अलेक्जेंड्रिया, हुरगाडा, इस लोकेशन पे भी आप फ़्लाइट्स चेक कर सकते हैं। और फ़्लाइट बुकिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्काई स्कैनर। इस ऐप से आप देख सकते हैं कि कौन से डेट पे कौन से लोकेशन से प्राइस आपको कम मिल रही है। तो इस तरीके से आप स्काई स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बोनस पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ जो हम लोग यूज़ करते हैं फ़्लाइट बुकिंग के लिए। स्काई स्कैनर से तो हम लोग फ़्लाइट सर्च करते हैं, बट जब बुकिंग की बात आती है तो हम लोग स्काई स्कैनर से डायरेक्ट बुक नहीं करते, हम लोग यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड के पोर्टल। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो पोर्टल्स का यूज़ ज़रूर कीजिए, जैसे कि HDFC के लिए है स्मार्ट बाय पोर्टल, ICICI के लिए है आई शॉप पोर्टल। तो जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है उसके पोर्टल से अगर आप फ़्लाइट टिकट बुक करोगे तो आपके जो क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स हैं वो भी मैक्सिमाइज़ हो जाएंगे। साथ ही में अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो फ़्लाइट बुकिंग के लिए, जैसे कि
एक रिवॉर्ड पॉइंट होता है 1 रुपये। तो अगर आपके पास 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑलरेडी है और फ्लाइट का प्राइस है 50,000, तो 20,000 पूरा रिवॉर्ड पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो और आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ 30,000। तो इसमें से 20,000 का फ़ायदा हुआ, ऊपर से जो 30,000 आपने पे किया उसका भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाता है। तो ऐसे डबल फ़ायदा होता है। तो इसलिए आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के पोर्टल से आपको टिकट बुक करना चाहिए। तो ये था मेरे तरफ से बोनस पॉइंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप वाया टिकट बुक कर रहे हो तो जो भी एयरलाइन से बुक कर रहे हो उस एयरलाइन से आप एक बार कांटेक्ट कर लेना। अगर आपका लेओवर ज़्यादा टाइम का है, जैसे हमारा अबू धाबी में लेओवर 10 to 12 आवर्स का था, तो हमने ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई किया था। तो वो आप एक बार कंफर्म कर लेना एयरलाइन से कि मतलब ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है कि नहीं, तो उस हिसाब से आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, वीज़ा कैसे अप्लाई करें, वीज़ा प्रोसेस। इंडियंस के लिए इजिप्ट का ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ही इजी है। आप डायरेक्ट इजिप्ट के गवर्नमेंट वेबसाइट में जाके भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जिसका प्राइस 2100 रुपीज़ है। बट इसमें एक दिक्कत हो सकती है, वो है इनविटेशन लेटर। तो वहाँ पे इनविटेशन लेटर आपको कैसे मिलेगा, तो इसका एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप थर्ड पार्टी किसी एजेंसी का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एजेंसी के थ्रू आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने अप्लाई किया एटलस का, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे कुछ पैसे नहीं मिले उनसे। हमने जो एक्सपीरियंस किया मैं वो जेन्युइन आपको बता रही हूँ कि कैसे हमने वीज़ा अप्लाई किया। तो एटलस का क्या होता है, सबसे बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ के जो रिव्यूज़ है वो भी अच्छे हैं और बहुत रिलायबल है। अगर आप एटलस के थ्रू अप्लाई करते तो आपको इनविटेशन लेटर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग खुद आपके लिए अरेंज करके वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको वहाँ पे ऑनलाइन जब इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करते हो वहाँ पे आपको स्कैन करना पड़ता है और बाकी बेसिक डिटेल्स आपको देना है। और इनविटेशन लेटर तो वो लोग खुद अरेंज करते हैं। तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा 3100। 2100 तो वीज़ा का प्राइस है। 1000 रुपीज़ वो लोग सर्विस चार्ज लेते हैं। सर्विस चार्ज भी वो लोग आपका जब वीज़ा आएगा उस समय आपको पे करना है, और जब फॉर्म फिलअप करो तब 2100 ही आपको देना है। और सबसे मेन बात मैं बताती हूँ इस वेबसाइट की, कि ये लोग अगर आपका वीज़ा नहीं आया तो पूरा टोटल रिफ़ंड आपको देते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये बहुत रिलायबल वेबसाइट है, आपके लिए ट्रस्टवर्दी लगता है। और आपका जो वीज़ा है 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आ जाना चाहिए। तो अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हो तो बहुत ही आसान है ई वीज़ा अप्लाई करना। और अगर आप मैं जो बताई उस वेबसाइट का यूज़ करेंगे तो और भी आसान है। 7 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा मिल जाएगा आपको। और हाँ, वीज़ा अप्लाई करते समय फ़्लाइट की बुकिंग, होटल बुकिंग होना ज़रूरी नहीं है। आप वीज़ा आने के बाद भी फ़्लाइट और होटल बुकिंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, वेयर टू स्टे। इजिप्ट में आपको कहाँ रुकना चाहिए। एक्चुअली इजिप्ट में हर एक सिटी का अपना अलग और यूनिक वाइब है। तो उसी वाइब के साथ हम स्टे भी बुक किया था। जैसे कि सबसे पहला हमारा स्टे था गीज़ा। तो अगर आप कायरो जा रहे हो तो आपको गीज़ा पिरामिड्स देखने के लिए जाना है। तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन कायरो आप गीज़ा में भी स्टे कर सकते हो। गीज़ा में आपको इसलिए स्टे करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे स्टे करना अपने आप में ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है। गीज़ा में ऑलमोस्ट आपको सारे होटल ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे उनके रूम से या फिर बालकनी से या फिर टेरेस से आपको डायरेक्ट गीज़ा के पिरामिड्स देखने मिल सकते हैं। और प्लस पॉइंट यहाँ पे स्टे करने का ये है कि वहाँ के हर एक होटल्स के टेरेस के ऊपर कैफ़े होते हैं जहाँ से आप साउंड एंड लाइट शो एंजॉय कर सकते हो। इवनिंग में जो पिरामिड्स के पास लाइट एंड साउंड शो होता है उसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट लोकेशन था लग्जर। तो एक्चुअली लग्जर में हमने एक लग्जरी स्टे बुक किया था, हिल्टन लग्जर रिजॉर्ट एंड स्पा। तो इस प्रॉपर्टी मतलब क्या है बताओ, बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी थी। और इस प्रॉपर्टी की खासियत ये थी कि एकदम नील रिवर के साइड में ये प्रॉपर्टी थी।
यहाँ का जो इन्फिनिटी पूल है वहाँ पे आप अपना एक ड्रिंक लेके जाइए, वहाँ पे बैठ के आराम से आप सनसेट या फिर सनराइज़ एंजॉय कर सकते हो नील रिवर के साइड में। तो ये यहाँ की एक खासियत थी। फिर हम गए आसवान। तो आसवान में मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप नॉर्मल होटल्स या फिर लग्जरी रिजॉर्ट बुक करने की वजह आप न्यूबियन विलेज में स्टे करें। वो भी बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि वहाँ के जो होटल्स हैं ना और वहाँ के जो लोकल्स भी रहते हैं, हर एक घर या फिर होटल्स के ऊपर बहुत ही कलरफुल पेंटिंग बनी रहती है। ब्लू, पिंक, ऑरेंज, बहुत ही कलरफुल पेंट बनाते हैं और उसके ऊपर मूरल्स रहते हैं उनके। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और साथ ही में यहाँ पे स्टे करने का फ़ायदा ये है कि आप लोकल के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो और उनका कल्चर फील कर सकते हो। तो अगर आप आसवान जा रहे हैं तो अगर आप 2 दिन स्टे करें तो एटलीस्ट 1 नाइट आप न्यूबियन विलेज में ज़रूर स्टे कीजिए। उसके बाद हम लोग गए शर्मल शेख, और शर्मल शेख जो है वो बीच वाइब देता है। तो हम ऐसे ही बीच साइड प्रॉपर्टी में रुके थे जो कि था मूव एंड पिक। और यहाँ का जो बीच का जो पानी था एकदम क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं। और जो बीच है पूरा प्राइवेट बीच है, उस प्रॉपर्टी में जो स्टे कर रहे हैं उनके लिए पूरा प्राइवेट बीच एरिया बना हुआ है। और जो प्रॉपर्टी भी है बहुत ही बड़ी है, वहाँ के रूम भी काफ़ी स्पेसियस और बहुत यूनिक तरीके से है। लगता है कि आप ग्रीस पहुँच गए हो। तो ये भी प्रॉपर्टी बहुत लग्जरी और एकदम बीच वाइब देने वाली थी, बहुत ही बढ़िया थी। तो ये थे हमारे स्टे के रिकमेंडेशन। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कौन सी लगी और आप कहाँ पे स्टे करना चाहोगे। पॉइंट नंबर 6 इज़ आइटनरी। हाउ टू प्लान योर आइटनरी। एक्चुअली सबकी आइटनरी अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपके पास कितने दिन हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो जो मेन सिटीज़ है टूरिस्ट के लिए एक्सप्लोर करने के लिए वो है कायरो, गीज़ा, लग्जर, आसवान, हुरगाडा, अलेक्जेंड्रिया, सीवा एंड शर्मल शेख। तो ये 8 सिटीज़ है जो कि टूरिस्ट में काफ़ी फेमस है, टूरिस्ट लोग वहाँ पे जाते हैं। उसके अलावा भी कुछ सिटीज़ है, बट ये जो 8 है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। जितने भी दिन आपके हाथ में है उस दिन के हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से आप अपनी आइटनरी प्लान कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ हमारी आइटनरी शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग टोटल स्टे किए थे 8 डेज़। तो जैसे ही हम लोग कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड किए, हम वहीं से कैब बुक किया था गीज़ा के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सारी आइटनरी जो है वो हम लोगों ने हमारे हिसाब से प्लान किया था, कोई थर्ड पार्टी से, किसी एजेंसी से बुक नहीं किया है। जितने भी हमने टूर या फिर एक्टिविटीज़ बुक की है वो क्लुक ऐप के थ्रू या फिर गेट योर गाइड, ये दोनों ऐप हमने यूज़ किया है। जहाँ पे हमको अच्छा डील मिला वहाँ से हमने वो टूर या फिर एक्टिविटीज़ बुक की है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है अगेन, बट आप लोग क्लुक या फिर गेट योर गाइड का यूज़ करके आपका पूरा आइटनरी प्लान कर सकते हैं। जैसे ही हम गीज़ा गए, चेक इन किए, ऑलमोस्ट हमें शाम हो गई थी, तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए। उसके बाद हम लोग गए नाइल रिवर क्रूज़। तो आपको नाइल रिवर क्रूज़ भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। यहाँ पे आपको डिनर के साथ साथ एंटरटेनमेंट मिलेगा, जैसे कि उनके लोकल म्यूज़िक, बेली डांस और भी कुछ शो आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद डे टू में हम सुबह सुबह गए द ग्रेट पिरामिड्स एंड स्पिंक्स एक्सप्लोर करने के बाद। उसके बाद दोपहर के समय आप जा सकते हैं इजिप्शियन म्यूज़ियम। इजिप्शियन म्यूज़ियम में आपको बहुत सारी उनकी हिस्ट्री जानने मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी, क्योंकि सब चीज़ गवर्नमेंट ने पिरामिड्स में जो भी थे वो सारी चीज़ें उन्होंने शिफ्ट की है इजिप्शियन म्यूज़ियम में। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने और सीखने मिल सकती है। उसके बाद शाम के समय आप जा सकते हैं खान अल खलीली मार्केट। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। यहाँ पे आपको सुवेनियर, लैम्प्स और परफ्यूम्स मिल सकते हैं। तो ये था हमारा डे 2। देन नेक्स्ट डे हम लोग गए लग्जर में लैंड करने के बाद हम लोगों ने ऑलरेडी एक टूर बुक किया था जो कि हमें लेके जाता वेस्ट बैंक। मैं आपको लोगों को बता दूं, लग्जर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ईस्ट बैंक, वेस्ट बैंक। दोनों के बीच से नाइल रिवर जाती है, तो इसलिए 2 पोर्शन बनते हैं। तो इसलिए एक साइड ईस्ट बैंक बोलते हैं, एक साइड वेस्ट बैंक बोलते हैं।
तो फर्स्ट डे हम गए थे वेस्ट बैंक एक्सप्लोर करने के लिए। हमने वहाँ पे एक्सप्लोर किया वैली ऑफ द किंग्स, जहाँ पे आपको तुतनखामुन की मम्मी देखने मिल सकती है। उसके बाद हम लोग गए हातशेप्सुट टेम्पल, जो कि एक रूलिंग क्वीन का टेम्पल है। और इस टूर में हमारे साथ जो गाइड थे बहुत उन्होंने अच्छे से जानकारी दी, तो काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा था जब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग गए कोलोसी ऑफ मेमनन। तो ये 3 चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर किए थे डे 3 में। जैसे कि बोला था लग्जर में हमने काफ़ी लग्जरी स्टे बुक किया था, तो हमने स्पा लिया। तो ऐसे हमारा डे 3 एंड हुआ। डे 4 बहुत ही अच्छी स्टार्ट हुई डे 4 की, क्योंकि हमने बुक किया था हॉट एयर बलून राइड। तो हॉट एयर बलून राइड जो था वो भी वेस्ट बैंक पे था। तो सुबह सुबह हम लोग गए वेस्ट बैंक की तरफ, बोट से वो लोग वेस्ट बैंक की तरफ लेके जाते। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हॉट एयर बलून का, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो हम सुबह सुबह करने गए हॉट एयर बलून राइड। बहुत ही अनोखा और ख़ूबसूरत एक्सपीरियंस था हॉट एयर बलून राइड का। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला गेट योर गाइड या फिर क्लूक ऐप यूज़ करके आप बुक कर सकते हैं। फिर हम दोपहर के समय एक्सप्लोर किए ईस्ट बैंक। ईस्ट बैंक में हमने एक्सप्लोर किया करनाक टेम्पल और लग्जर टेम्पल। ये दोनों ही टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है और करनाक टेम्पल बहुत ही बड़ा टेम्पल है वहाँ का। मैंने हर एक सिटी के ऊपर व्लॉग बनाया है, तो अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे सीरीज़ देख सकते हैं, इजिप्ट सीरीज़। तो ऐसे ख़त्म हुआ हमारा डे 4। और डे 4 में था क्रिसमस ईव। तो हम जब होटल वापस गए तो हमने क्रिसमस ईव सेलिब्रेट किया। तो ऐसे ख़त्म हुआ हमारा डे 4। डे 5, तो डे 5 में हमने लग्जर से आसवान के लिए कैब बुक किया था। लग्जर से आसवान जाने के लिए ट्रेन भी है, बाय एयर भी आप जा सकते हैं, बट हमने बुक किया कैब, क्योंकि बाय रोड भी 3 to 4 आवर्स की जर्नी है। तो हम सोचे कि बाय रोड जाते हैं। तो फिर हमने लग्जर से आसवान बाय रोड हम गए। फिर आसवान में हमने चेक इन किया। जैसे कि मैंने बोला आसवान में ना रुकते हुए हम लोग स्टे किए थे न्यूबियन विलेज। मैं जैसे ही चेक इन की बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा था, बहुत ही यूनिक विलेज और बहुत ही यूनिक स्टे था हमारा। तो हम लोग सबसे पहले गए लंच किए एंड देन हमारा ऑलरेडी टूर बुक था। तो टूर गाइड हमारे आ चुके थे हमें पिकअप करने के लिए। तो लंच करके हम तुरंत निकल गए हमारा टूर करने के लिए, जहाँ पे हमने एक शॉर्ट बोट राइड ली जो कि हमें लेके जाती है फिलाई टेम्पल। टेम्पल विजिट करने के बाद फिर से हम आए न्यूबियन विलेज। और शाम के समय न्यूबियन विलेज बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लाइटिंग लगी थी, एक्सप्लोर करने में और भी हमें मज़ा आया। और नेक्स्ट डे हमारा और भी हेक्टिक होने वाला था, तो इसलिए हमने आराम से रेस्ट लिया। फिर अगले दिन सुबह डे 6 हमें जाना था अबू सिम्बल। तो अबू सिम्बल के लिए भी आपको ऑलरेडी बस बुक करनी पड़ेगी। ग्रुप में टूर जाते हैं, ग्रुप में बुक करना सही रहेगा। अगर प्राइवेट जाते हैं तो शायद ज़्यादा कॉस्ट लग जाए आपको। तो हमने ग्रुप में बस टूर बुक किया था, जो कि सुबह सुबह पिकअप था हमारा 5 और 6 o'clock। फिर हम लोग अबू सिम्बल गए। अबू सिम्बल का जो पूरा एरिया है, जो टेम्पल्स है वहाँ के, वो हमने एक्सप्लोर किए। वो भी बहुत ही खूबसूरत और एंशिएंट टेम्पल है, जो कि रामसेस सेकंड जो किंग है उनके लिए बनाया गया था। और उनके वाइफ का भी साइड में एक टेम्पल है। तो ऐसे 2 टेम्पल है वहाँ पे। तो हम लोग गए अबू सिम्बल विजिट करने और रिटर्न आते आते हमको 4-5 बज गए थे। और जैसे ही हम लोग आए हम देखे कि बहुत सारे टूरिस्ट से न्यूबियन विलेज भरा हुआ है, क्योंकि एक दिन पहले जब हम लोग आए थे उतने टूरिस्ट थे नहीं। और आज के दिन डे 6 पे जब हम वापस आए बहुत सारे टूरिस्ट दिखे। तो हम फिर से एक्सप्लोर करने चले गए, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे था न्यूबियन विलेज में। तो बहुत ही वहाँ के जो लोग थे ना, वो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। हर नेशनलिटी, मतलब जिस नेशन के भी लोग हैं उनको उनके लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं। हमसे भी काफ़ी लोगों ने हिंदी में बात करने की कोशिश की वहाँ पे। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो ऐसे ख़त्म होता है हमारा आसवान का टूर। डे 7 पे हम लोग जाते हैं आसवान टू शर्म एल शेख। यस, बाय फ्लाइट हम लोग गए आसवान टू शर्म एल शेख। चेक इन करते के साथ मैं अपना रूम देके बहुत ही खुश हो गई थी। और इतने दिन से हमारा ट्रैवल और एक्सप्लोर ही हो रहा था, प्लेसेस टू विजिट, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ट्रैवल करना है। तो जैसे ही हम लोग आए हमने अच्छा वाला नैप लिया, एकदम आराम से रेस्ट किए, क्योंकि शर्म एल शेख हम एकदम चिल वाइब के लिए ही रखा था। तो हम आराम से रेस्ट किए और शाम के समय हम लोग गए
फरशा कैफ़े बहुत ही फेमस ट्रेंडिंग चल रहा था इंस्टाग्राम में, तो सोचा कि जाके विजिट ही कर लेते हैं। तो हम लोग गए थे फरशा कैफ़े। और यहाँ पे अगर आप लोगों को जाना है तो कपल में जाना पड़ेगा, मतलब साथ में आपका बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड होना चाहिए या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर। सिर्फ लड़कियां और सिर्फ लड़कों को अलग से एंट्री नहीं देते हैं वो लोग। और वहाँ पे जाना है तो आप 4 बजे से पहले जाइए। हम थोड़ा सा लेट गए तो हमको बहुत लंबे क्यू में हमको वेट करना पड़ा। तो आप जल्दी जाइए। वहाँ पे जो लाइट लगता है और वहाँ पे जो डेकोरेशन है अलादीन थीम टाइप का, तो वो सब देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे गुजरा हमारा डे 7। और नेक्स्ट डे जो कि हमारा लास्ट डे होने वाला था इजिप्ट में, हमने एक टूर बुक किया था। बहुत ही एडवेंचर और थ्रिल से भरा हुआ टूर था ये। तो हमने शर्म एल शेख टू दहाब का 1 डे ट्रिप बुक किया था, जिसमें वो लोग आपको अलग अलग एक्टिविटी करवाते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे लेके जाते हैं दहाब में ही। तो सबसे पहले उन्होंने हमें लेके गया ब्लू होल के पास, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग करते हैं। देन हम लोग गए ऐसे स्पॉट पे जहाँ पे हमें ATV राइड और कैमल राइड दोनों करने मिला। फिर हमें दहाब के लोकल मार्केट में घुमाया गया। फिर हम लोग लास्ट में गए रेड कैनियन। रेड कैनियन जाने का जो रास्ता है ना, वो अपने आप में ही एक अलग सा एडवेंचर है। एकदम डेजर्ट के अंदर सफारी राइड होती है एंड देन आपको थोड़ा सा हल्का सा ट्रैक टाइप का है और रेड कैनियन के अंदर से आप ऐसे चलते जाओ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और स्टनिंग व्यूज़ थे वहाँ के रेड कैनियन पे। फिर वहाँ पे उन्होंने उनकी चाय दी, स्पेशल चाय, फिर वो पिए और इस तरीके से हमारा लास्ट डे भी ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हमारा था 8 डेज़ की आइटनरी। थोड़ी सी हेक्टिक थी, थोड़ी सी रिलैक्स थी, तो हम बैलेंस करके ऐसे हमारा 8 डेज़ का आइटनरी प्लान किया। अगर आप लोगों को हमारी आइटनरी अच्छी लगी तो आप स्टे कर सकते हैं, हमारे आइटनरी के हिसाब से भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा हुरगाडा, अलेक्जेंड्रिया एंड सीवा, ये 3 डेस्टिनेशन भी बहुत ही अच्छे हैं। आप इन्हें भी अपने आइटनरी में कंसिडर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, करेंसी। इसे मुझे पहले डिस्कस करना चाहिए था, बट स्टिल करेंसी वहाँ पे इजिप्शियन पाउंड करेंसी ही चलती है और हम लोग यहाँ से डॉलर ही लेके गए थे। तो बेटर है कि आप लोग यहाँ से डॉलर लेके जाएं और एयरपोर्ट पे भी आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। और जनरली हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं लोकल मार्केट से करते हैं, बट इजिप्ट थोड़ा सा स्कैम टाइप का एरिया है। तो अगर आपको मतलब पता ही है, आपके साथ कोई गाइड है अच्छा वाला, तो ही आप लोकल स्टोर से आप एक्सचेंज करवाइए, नहीं तो आप एयरपोर्ट से भी एक्सचेंज करवा सकते हैं करेंसी। और आपके पास छोटे छोटे नोट होना तो ज़रूरी ही है, मस्ट है, बिकॉज इजिप्ट का मतलब कल्चर ही मान लो, टिप देना एक कल्चर है। चाहे आपके वो गाइड हो, सबको वहाँ पे ना, जैसे कैब वाला है तो उसको भी अलग से पैसे दे रहे हैं, उसके बावजूद वो लोग टिप एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपके पास छोटे छोटे नोट्स होने ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 8, फूड। एक्चुअली फूडीज़ के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे, बट अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ वेजिटेरियंस, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन को भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर वेज ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। जैसे कि उनका नेशनल फेमस पॉपुलर जो डिश है कोशारी, वो भी एक वेजिटेरियन डिश है। उसमें वो एकदम अलग सा ही डिश मैंने पहली बार कभी ऐसे देखा था। मतलब उसमें आपको पास्ता मिल जाता है, फ्राइड राइस मिल जाती है, चिकपी या फिर मूंग दाल डालते हैं, मतलब स्प्राउट्स वाले दाल, टोमेटो सॉस, फ्राइड गार्लिक, ऑनियंस, मतलब एक यूनिक कॉम्बिनेशन था। बट जो भी था बहुत ही टेस्टी था, मेरा फेवरेट बन गया था। मैं 2 या 3 बार ट्राई की, जितने बार मुझे मिला मैं उतने बार वो चीज़ खाई। और फलाफल मिल जाते हैं वहाँ पे, बैंगन मिल जाता है, बैंगन के जो आप चॉप बनाते हैं ना हम लोग, उस टाइप का बैंगन बनाते हैं वो लोग। आलू तो हर जगह मिलता है, आलू और राइस तो दे ही देते हैं वो लोग, और ब्रेड जैसा रोटी होता है उनका। तो ये सारी चीज़ें वेजिटेरियन ऑप्शंस में आप लोगों को आराम से मिल जाती है, तो वेजिटेरियंस के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉन वेज में तो ऑप्शंस तो है ही। पॉइंट नंबर 9, लोकल ट्रांसपोर्ट। अगर आपको सिटी टू सिटी ट्रैवल करना है तो जहाँ पे एयरलाइन सर्विस अवेलेबल है वहाँ पे प्लेन्स का यूज़ कर सकते हैं, बसेस है, ट्रेन से, या फिर कैब्स ले सकते हैं। जैसे कि हमने सोचा था कि लग्जर टू असवान हम ट्रेन से जाएंगे, बट हम कैब बुक किए क्योंकि ट्रेन का और कैब का हमको लगभग सेम डिस्टेंस टाइम हो रहा था, डिस्टेंस नहीं टाइम, तो इसलिए हम कैब बुक किए।
तो कैब भी जो है हमने गेट योर गाइड से बुक की थी लक्सर टू आसवान के लिए। और इंटरनल अगर सिटी के अंदर ही आपको ट्रैवल करना है तो आप उबर का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे उबर भी चलता है तो आप उबर का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे इंडिया में हाथ दिखा के ऑटो या टैक्सीज रुकते हैं वैसे भी वहाँ पे रुक जाते हैं, बट उसमें स्कैम होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो भी फेयर है चार्जेस है आप पहले से ही 10 बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि वो लोग बाद में ज़्यादा बताते हैं। तो ये था लोकल ट्रांसपोर्ट कैसे करना है इजिप्ट के अंदर। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए आप लोगों के और आप रेडी हो इजिप्ट जाने के लिए। अगर कोई भी पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड यस, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा A to Z ट्रैवल गाइड इजिप्ट के लिए। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हर एक डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। कुछ भी डिटेल्स मिस हो जाती है मेरे से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी या फिर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिला हो। मैं तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश की, तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय, हैप्पी जर्नी एंड हैप्पी प्लानिंग।